नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आज का टॉपिक है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इसके आथर हैं बुकर टी वाशिंगटन। इनका पूरा नाम बुकर टालियाफेरो वाशिंगटन है। ये अमेरिका की नीग्रो कम्युनिटी से संबंधित हैं। इनका ये टॉपिक माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन इनकी एक ऑटोबायोग्राफी अब फ्रॉम स्लेवरी से लिया गया है। इनका जन्म 1856 में एक स्लेवरी यानी गुलामी में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने एक नमक की भट्टी में काम करना प्रारंभ कर दिया था। 2 या 3 साल बाद यानी 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक कोयले की खान में काम करना प्रारंभ कर दिया था, जहां कार्य करते हुए इन्हें हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी मिली। आर्थिक समस्याओं के बावजूद भी ये हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुंच गए। इंस्टीट्यूट के एवं अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए ये उसी इंस्टीट्यूट के केयर टेकर बन गए। इस तरह से इन्होंने शिक्षा हासिल की एवं टस्करी इंस्टीट्यूट के फर्स्ट प्रिंसिपल बने। ये पाठ उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य करता है जो ये सोचते हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी है, इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं। आइए लेसन पढ़कर देखते हैं कि कितनी समस्याओं पर विजय पाकर बुकर टी वाशिंगटन ने शिक्षा हासिल की। One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन कोयले की खान में काम करते हुए संयोगवश मुझे 2 खनिकों को आपस में बात करते हुए सुनने का मौका मिला, जो वर्जीनिया में कहीं पर स्थित किसी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, जो स्कूल हबशी लोगों के लिए या नीग्रो लोगों के लिए था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा था, दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, की मैंने पहली बार किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में कुछ सुना था। दैट वॉज मोर प्रिटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन अवर टाउन, जो हमारे कस्बे में काले लोगों के लिए बने हुए स्कूल की तुलना में कहीं ज़्यादा आकर्षक था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे उस स्कूल का वर्णन करते जा रहे थे, इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि ये स्कूल धरती पर सबसे महानतम स्थान होना चाहिए। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। उस समय मेरे लिए इतना आकर्षण स्वर्ग में भी नहीं था जितना आकर्षण था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, जो वर्जीनिया में स्थित था। ये हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट उस स्कूल का नाम है जिसमें बुकर टी वाशिंगटन ने शिक्षा हासिल की थी। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। आल्दो आई हैड नो आइडिया, तो मुझे पता नहीं था वेयर इट वाज, कि स्कूल कहाँ है, और हाउ मैनी माइल्स अवे, या फिर कितनी मील दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या फिर मुझे वहाँ तक कैसे पहुँचना है। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मैं लगातार एक ही महत्वाकांक्षा से उत्तेजित था, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो थी हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, ये विचार मेरे साथ रात दिन रहने लगा। इन द फॉल ऑफ 1872, सन 1872 के पतझड़ के समय, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने वहाँ पहुँचने के प्रयास करने शुरू कर दिए। माई मदर वाज ट्रबल्ड विद ए ग्रेव फियर, मेरी माँ को एक गंभीर डर सता रहा था, दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, कि मैं एक निष्फल प्रयास पर जा रहा हूँ। एट एनी रेट, किसी तरह से, आई गॉट ओनली हाफ हर्ड कंसेंट फ्रॉम हर, मैंने उनसे आधे मन से अनुमति प्राप्त कर ली, दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाई क्लॉथ्स, मेरे पास बहुत थोड़ा सा धन था जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और यात्रा के खर्चे भी चलाने थे। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड, मेरे भाई जॉन ने पूरी मदद की जो भी वो कर सकता था, बट ऑफकोर्स दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन वास्तव में वो मदद बहुत ज़्यादा नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंततः वो महान दिन आ गया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हुआ। आई हैड ओनली स्मॉल चीप सचल, मेरे पास एक छोटा सस्ता सा झोला था, दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, जिसमें पहनने के कुछ वस्त्र थे। आई कुड गेट, जो भी मैं प्राप्त कर सका। माई मदर एट द टाइम वॉज रादर वीक, उस समय मेरी माँ कमज़ोर भी थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और स्वास्थ्य में भी कमज़ोर थी।
आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं मुश्किल से उनसे पुनः मिलने की उम्मीद कर सकता था। एंड दस अवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, और इस तरह से हमारा बिछुड़ना और भी अधिक दुखद था। सी हाउ योर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, कुछ भी हो वो बहुत ही बहादुर महिला थी। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, माल्डन से हैम्पटन तक की दूरी करीब 500 मील की है। बाय वॉकिंग, पैदल चलते हुए, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, घोड़ा गाड़ियों में और कारों में लिफ्ट की भीख मांगते हुए, इन सब वे कुछ इस तरह से आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर में पहुंच गया, जो वर्जीनिया राज्य में था। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो अभी भी हैम्पटन से करीब 82 मील की दूरी पर था। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड, थका था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, और गंदा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात को देर हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैं कभी किसी बड़े नगर में नहीं गया था। एंड दिस रादर एडेड टू माई माइजरी, और इसने मेरी मुसीबत को और अधिक बढ़ा दिया। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, तो मेरा संपूर्ण धन समाप्त हो चुका था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्विंटेंस इन द प्लेस, उस स्थान पर मेरी एक भी जान पहचान नहीं थी। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और नगर के तौर तरीकों से भी अनभिज्ञ था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे पता नहीं था कि जाना कहाँ है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, ठहरने के लिए मैंने कई स्थानों पर पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सब धन चाहते थे। एंड दैट वॉज वाट आई डिड नॉट हैव, और यही वो चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉकड द स्ट्रीट्स, गलियों में पैदल चलने से बेहतर तरीका और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं लगभग आधी रात तक सड़कों पर पैदल चलता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, अंत में मैं इतना अधिक थक गया, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मुझसे और अधिक नहीं चला जा सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उस वक्त तक, व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जब तक मैं शारीरिक थकान की चरम सीमा पर पहुंचा, आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, तो मैं सड़क के उस भाग में आ गया था, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहाँ पर चौड़ा फुटपाथ काफ़ी ऊंचा उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ मिनटों तक इंतजार किया, टिल आई वॉज श्योर, जब तक कि मैं निश्चित ना हो गया, दैट नो पासस बाय कुड सी मी, कि कोई भी राहगीर मुझे नहीं देख रहा है। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, और तब उसी फुटपाथ के नीचे सरक गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और रात भर जमीन पर लेटा रहा। विद माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो, और कपड़े वाले झोले को सिरहाने तकिया के रूप में रख लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, लगभग पूरी रात पर लोगों के पदचाप मैं अपने सिर पर सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, अगले दिन सवेरे मैंने अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बेहद भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, जैसे ही इतना पर्याप्त प्रकाश हुआ कि मैं अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता, आई नोटिस, मैंने देखा, दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं एक बड़े से जलयान के पास में हूँ। इट सीम टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस पर से कच्चे लोहे का भार उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत ही उस जलयान के पास गया। एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, और जहाज के कैप्टन से मैंने अनुमति मांगी कि मुझे भी भोजन के लिए, धन कमाने के लिए जहाज पर काम करने का मौका दिया जाए। द कैप्टन ए वाइट मैन, कैप्टन जो एक गोरा आदमी था, यानी अंग्रेज था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जो दयालु भी प्रतीत हुआ, कंसेंटेड, उसने अनुमति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए धन कमाने के लिए मैंने बहुत देर तक काम किया। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा लगता है, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मुझे आज भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, कि वो मेरा सबसे अच्छा नाश्ता था, दैट आई हैव एवर ईटन, जो मैंने पहले कभी किया है। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल, मेरे काम से कैप्टन इतना खुश हुआ, दैट ही टोल्ड मी, कि उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि कुछ धनराशि पर मैं उसके पास नियमित काम करता रह सकता हूँ। दिस आई वर वेरी ग्लैड टू डू, ऐसा करने के लिए मैं बहुत खुश हुआ। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, मैं उस जलयान पर कई दिनों तक काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, अपनी थोड़ी सी मजदूरी से भोजन खरीदने के उपरांत, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट, इतना कुछ नहीं बचता था, टू पे माई वे टू हैम्पटन, कि मैं अपने हैम्पटन तक के खर्चे को चला पाता। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी पॉसिबल वे, हर संभव तरीके से बचत करते हुए,
आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं उसी फुटपाथ के नीचे सोता रहा। वेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी विद विच टू रीच हैम्पटन, जब मैंने इतना पर्याप्त धन बचा लिया कि मैं हैम्पटन पहुंच सकता था। आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस, तो मैंने जहाज के कैप्टन को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड अगेन, और अपनी यात्रा प्रारंभ फिर से शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्रेंस, बिना किसी असामान्य घटना के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विद ए सरप्लस ऑफ एक्जैक्टली 50 सेंट्स, मेरे पास अतिरिक्त मात्र 50 सेंट बचे थे। विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मुझे अपनी शिक्षा की शुरुआत करनी थी। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। स्कूल की तिमंजिला ईंटों की बनी हुई भव्य इमारत के प्रथम दृश्य से मुझे ऐसा लगा कि इस स्थान तक पहुंचने में मुझे जो भी कष्ट हुए उन सब का मुझे पुरस्कार मिल गया हो। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, इसके दृश्य से ही मुझे ऐसा लगा जैसे नया जीवन मिला हो। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, जितनी जल्दी संभव हो सकता था हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के उपरांत, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू क्लास, एक कक्षा में प्रवेश पाने के लिए मैंने अपने आप को प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, इतने समय तक बिना उचित भोजन किए हुए, ए बात बिना नहाए हुए, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, बिना वस्त्र बदले हुए, आई डिड नॉट ऑफकोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इंप्रेशन अपॉन हर, वास्तव में मैं उन पर अपने पक्ष में प्रभाव नहीं डाल सका। आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत ही देख सकता था दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, मुझे विद्यार्थी ग्रुप में प्रवेश देने के संबंध में उनके दिमाग में कुछ संदेह थे। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय तक उन्होंने मुझे प्रवेश देने से मना भी नहीं किया। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, ना ही मेरे पक्ष में निर्णय दिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं लगातार उनके आसपास ही ठहरा रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, और हर प्रकार से उन्हें मैं प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। आई कुड विद माई वर्दिनेस, जो मैं अपनी योग्यता से करना चाहता था। इन द मीन टाइम, इसी बीच, आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि वे दूसरे विद्यार्थियों को प्रवेश दे रही हैं। एंड दैट एडेड ग्रेटिट्यूड टू माई डिस्कम्फर्ट, और इसने मेरी बेचैनी को और अधिक बढ़ा दिया। आई फेल्ट डीप डाउन माई हार्ट, मुझे मेरे दिल की गहराई में ऐसा लग रहा था दैट आई कुड डू एज वेल एज दी, कि काश मैं भी ऐसा कर सकता जैसा कि वो सब कर रहे हैं। इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस, काश मुझे एक ऐसा अवसर मिल जाता टू शो व्हाट वाज इन मी, कि मैं दिखा पाता कि मेरे अंदर क्या है। आफ्टर सम आवर्स एट पास, कुछ घंटों के गुजर जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, प्रधानाध्यापिका ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड स्वीपिंग, पास के ही काव्य कक्ष में सफाई की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू उठाओ और उसकी सफाई कर दो। इट अकर्ड टू मी एट वंस, तुरंत ही मुझे ऐसा लगा दैट हेयर वाज माई चांस, कि यही मेरा अवसर था। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, मैंने कभी किसी के आदेश का पालन इतनी खुशी से नहीं किया था। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने उस काव्य कक्ष की सफाई 3 बार की। देन आई गॉट इट डस्टिंग क्लॉथ, तो मुझे एक पोंछा मिल गया। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैं इसको 4 बार पोंछा लगाया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, दीवार में लगे हुए सारे लकड़ी के फर्नीचर को साफ किया। एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को साफ किया। टेबल, मेज को साफ किया। एंड डेस्क, और ढालू मेज को साफ किया। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, अपने पोंछे से मैंने हर चीज़ को 4 बार साफ किया। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड, इसके अलावा फर्नीचर के प्रत्येक भाग को मैंने हटाया। एंड एवरी क्लोजेट, प्रत्येक दीवार में बनी हुई अलमारी को साफ किया। एंड कॉर्नर इन द रूम, और कमरे के कोने को साफ किया। हैड बीन थारोली क्लीन, और ये सब चीज़ें पूरी तरह से साफ की गई। आई हैड द फीलिंग, मुझे ये अनुभव हो रहा था दैट इन ए लार्ज मेजर माई फ्यूचर, कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, इसी प्रभाव पर निर्भर करने वाला है। आई मेड अपॉन द टीचर, जो प्रभाव मैं उस अध्यापिका पर डालना चाहता था। इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, वो भी उस कमरे की सफाई करके। वेन आई वॉज थ्रू, जब मैंने संपूर्ण कार्य कर लिया, आई रिपोर्ट टू द हेड टीचर, तो मैंने प्रधानाध्यापकों को सूचित किया। सी वॉज ए यांकी वुमेन, वो यांकी जात से संबंधित महिला थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, जो अच्छी तरह जानती थी कि धूल को कहाँ पर खोजा जा सकता है। सी वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स, और फर्श और दीवार में बनी हुई अलमारियों का निरीक्षण किया। देन सी टुक हर हैंकरचीफ, तब उन्होंने अपना रूमाल निकाला। एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क, उसको लकड़ी के फर्नीचर पर रगड़ा। अबाउट द वॉल्स, दीवारों पर रगड़ा। एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, टेबल और
बेंचों पर रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt, जब वे धूल का एक भी कण पाने में असमर्थ रहीं। On the floor, फर्श पर, और a particle of dust on any of the furniture, या फिर मिट्टी का एक भी कण फर्नीचर पर पाने में असमर्थ रहीं। She quietly remarked, तो उन्होंने धीरे से टिप्पणी की, I guess, मेरा अनुमान है, you will do to enter this institution, आपको इस संस्थान में प्रवेश तो मिल सकता है। I was one of the happiest souls on earth, मैं धरती पर सबसे प्रसन्न व्यक्तियों में से एक था। The sweeping of that room was my college examination, उस कमरे की सफाई करना मेरी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा थी। I have passed several examinations since then, तब से मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं पास की। But I have always felt, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता रहा that this was the best one, कि यही सबसे अच्छी वाली परीक्षा थी I have ever passed, जो मैंने पहले कभी पास की थी। इस लेसन से यानी प्रोज से भी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वोकैब पर आधारित क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिस तरह से हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या होती, इसी तरह से गद्य में दिए गए लेसन में रेफरेंस, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग, एक्सप्लेनेशन और व्याख्या होती है। हिंदी में भी जैसे हम व्याख्या करने के उपरांत साहित्यिक सौंदर्य लिखा करते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी गद्य की व्याख्या करने के बाद हमें लिटरेरी ब्यूटी लिखनी होती है, जो साहित्यिक सौंदर्य ही कहा जाता है। और इसमें भी हमें कुछ ना कुछ सौंदर्य ढूंढना होगा। जैसे यहाँ पर लेखक ने आइडियोमेटिक भाषा का प्रयोग किया है, जैसे बहुत सारे शब्द आए हैं, जैसे ऑन फायर आया है, वाइल्ड गुड चेज आया है, एट एनी रेट आया है। तो इस तरह से लेखक ने अपनी भाषा शैली को आकर्षक बनाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया है। मुझे आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इस लेसन को 2 या 3 बार आप वीडियो के रूप में आप देख लीजिए, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।